ये कहानी मैरी की है, जो हमारी मंथली मीटिंग में आई थी। ये कहानी उन्होंने खुद हमें सुनाई जब वो 16 साल की थी। जब मैरी की बारी आई तो उन्होंने कुछ इस तरह बताना शुरू किया। मैरी हमारी मीटिंग में अपनी मदर के साथ आई थी। मैं नए आने वालों को ये बताता चलूं कि हमारी एक मंथली गैदरिंग होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आके अपनी पैरानॉर्मल जो वाक़यात हैं, किस्से हैं, कहानियाँ हैं, वो एक ग्रुप की शक्ल में बैठ के एक दूसरे को सुनाते हैं। जैसे पुराने वक्तों में लोग एक दूसरे के सामने बैठ के हॉरर किस्से, कहानियाँ सुनाया करते थे। इस गैदरिंग में ज़्यादातर लोकल ही लोग होते हैं, हमारे इसी शहर के लोग होते हैं, जो एक महीने के बाद एक क्लास या एक गैदरिंग में इकट्ठे होते हैं। मैरी की मदर ने बताया कि हमारा एक बिज़नेस था, यानी कि फैमिली बिज़नेस। एक दिन मुझे और मेरे हस्बैंड को फैमिली बिज़नेस के लिए दूसरी स्टेट जाना था। वहाँ पे कोई मीटिंग थी, रिप्रेजेंटेशन थी, तो हमने अपनी बेटी मैरी को बताया कि हम सुबह चले जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम रात अकेली रहो। तुम ऐसे करो कि अपनी दोस्त जेनिफर को बुला लो। ये सुनकर मैरी बहुत खुश हुई थी। उसने फ़ौरन ही अपनी दोस्त जेनिफर को कॉल की और उसको बताया कि कल रात तुम मेरे घर में नाइट ओवर करोगी। जेनिफर मैरी की बहुत ही गहरी दोस्त थी, लेकिन वो बहुत ही मिस्टीरियस टाइप की लड़की थी। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि वो एक गॉथिक थी। हमेशा काले कपड़े पहनना, काली लिपस्टिक लगाना, काली नेल पॉलिश लगाना, ये उसका फैशन था। जेनिफर ने भी ये सुनकर बहुत खुशी का इजहार किया। उसने कहा कि ठीक है, कल मैं ठीक 5 बजे तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। दूसरे दिन मैरी के पेरेंट्स अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए रवाना हो गए। मैरी आराम से उठी, उसने अपना ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद अपना थोड़ा सा होमवर्क किया, टीवी वगैरह देखने लगी, इंटरनेट पे कुछ चेक करने लगी और वेट करने लगी कि कब उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर आती है। ठीक 5 बजे दरवाजे की बेल बजी। टिंग टोंग। मैरी भागती हुई गई। उसे यकीन था कि जेनिफर आ चुकी है। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर खड़ी थी। मैरी ने उसको देखते ही उसे गले से लगा लिया और कहा कि वेलकम, वी गना हैव अ गुड टाइम, और फ़ौरन उसके कंधे पर हाथ रख के उसे अपने घर के अंदर ले आई। जेनिफर के हाथ में एक बैग था, लगता था उसके अंदर कुछ कपड़े हैं, और दूसरे हाथ में एक डिब्बा सा था, एक गत्ते का सा अजीब सा डिब्बा था। खैर, मैरी ने इसको कोई नोटिस नहीं लिया। दोनों सोफे पर बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते रहे। सामने टीवी पर म्यूज़िक चल रहा था। टाइम इस तरह गुजरता रहा, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। मैरी ने कहा कि यू मस्ट बी हंग्री नाउ, लेट्स मेक ए डिनर। दोनों ने किचन में जाके डिनर तैयार किया। रेफ्रिजरेटर में पिज़्ज़ा पड़ा हुआ था, चिकन विंग्स थे। दोनों ने उसकी तैयारी की। उसके बाद डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर किया। डिनर के बाद वो दोबारा टीवी के सामने बैठ गए। जेनिफर ने कहा कि लेट्स फाइंड ए हॉरर मूवी। तो कोई स्केरी या हॉरर मूवी देखने के लिए उन्होंने नेटफ्लिक्स लगा लिया। आखिर उनको एक मूवी पसंद आई। थोड़ी ही देर के बाद उस मूवी में ouija बोर्ड दिखाया गया था। ये देखते ही जेनिफर बहुत एक्साइटेड हो गई। कहती है, यू नो, आई लव ouija बोर्ड एंड आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। मैरी ने कहा कि वो कौन सा सरप्राइज है जो तुम मुझे दिखाना चाहती हो। जेनिफर ने वो डिब्बा निकाला, आहिस्ता से उसको खोला और खोलते ही उसमें से एक ouija बोर्ड निकाल लिया।
विजी बोर्ड को देखते साथ ही मैरी ने कहा, नो नो नो, आई डोंट लाइक विजी बोर्ड। इसके साथ ही जेनिफर ने एक कहकहा लगाया और कहने लगी, तो तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। विजी बोर्ड हार्मलेस होते हैं। ये तो सिर्फ हमारे सवालों का जवाब देते हैं। आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। जेनिफर ने सामने रखी हुई टेबल के ऊपर विजी बोर्ड रखा और मैरी को कहा कि तुम सामने बैठ जाओ। मैरी उठकर सामने वाली चेयर के ऊपर बैठ गई। फिर उसके बाद जेनिफर ने प्लैनचेट निकाला और विजी बोर्ड के ऊपर रख दिया और मैरी को कहा कि अपनी राइट फिंगर प्लैनचेट के ऊपर रख दो। मैरी इसके लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थी। वो बिल्कुल रेजिस्ट कर रही थी। वो कह रही थी कि मुझे विजी बोर्ड नहीं खेलना, मगर जेनिफर उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो इसका इनकार कर नहीं सकती थी। बाला आखिर मजबूर होकर उसने अपनी फिंगर प्लैनचेट के ऊपर रख दी। अब जेनिफर ने उसको कुछ बताना शुरू किया कि कुछ भी हो जाए, तुमने अपनी फिंगर, अपनी उंगली प्लैनचेट से नहीं उठानी, और जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तुमने अपनी सीट से, अपनी कुर्सी से बिल्कुल नहीं उठना। जेनिफर ने अपनी उंगली प्लैनचेट के ऊपर रखते हुए मैरी को कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो। जब मैरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं तो जेनिफर ने कहना शुरू कर दिया कि इस कमरे में कोई एंटिटी है, कोई स्पिरिट है जो हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, तो हमारे साथ कम्युनिकेट करे। जेनिफर इसको 2, 3, 4, 5 मिनट तक रिपीट करती रही, लेकिन प्लैनचेट अपनी जगह से मूव नहीं हुआ। 5 मिनट के बाद मैरी ने अपनी आंखें खोलकर जेनिफर को कहा कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, ये सब बकवास है। इससे कोई स्पिरिट हाजिर नहीं होती, कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। मैरी को विजी बोर्ड के ऊपर यकीन तो था, लेकिन वो चाहती थी कि किसी ना किसी तरह वो जेनिफर को स्टॉप कर दे, इस खेल को बंद कर दे। जेनिफर ने कहा, क्लोज योर आइज, वी कैन ट्राई अगेन टिल वी गेट द स्पिरिट कम्युनिकेट विद अस। जेनिफर दोबारा उन्हीं अल्फाज को दोहराने लगी, इज देयर एनी स्पिरिट हु वाना कम्युनिकेट विद अस। थोड़ी ही देर के बाद वो प्लैनचेट अपनी जगह से हिलने लगा। थोड़ी ही देर के बाद वो प्लैनचेट अपनी जगह से हिलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता यस के ऊपर जाके रुक गया। मैरी आंखें खोल के बोलने लगी, कहने लगी, चीखने लगी, स्टॉप प्लेइंग विद मी, यू आर डूइंग दैट। जेनिफर ने भी अपनी आंखें खोलकर गुस्से से मैरी को देखा और आंखों ही से इशारा किया कि खामोश रहो। फिर जेनिफर ने दूसरा सवाल पूछा, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? देखते ही देखते वो प्लैनचेट अपनी जगह से हिलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के ऊपर रुकने लगा। पहले ZANBITO के ऊपर रुका। जेनिफर ने कहा, ज़ैनबीटो, वेलकम ज़ैनबीटो, फाइनली यू आर हेयर। मगर उसी वक्त मैरी ने अपना हाथ प्लैनचेट के ऊपर से हटा लिया और जेनिफर को गुस्से से कहा कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो, ये ज़ैनबीटो बैडबीटो कुछ नहीं होता, ये तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मैरी कहती हैं कि शायद यही वक्त था जब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस वक्त हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ये कौन सा नाम है? अगर तुमने कोई नाम चूज़ करना था तो अच्छा नाम यूज़ करती, जैसे पीटर, पार्कर, डेविड, जॉन। ये ज़ैनबीटो कैसा नाम होता है?
अब चूंकि मैरी ने अपना हाथ यानी अपनी उंगली प्लैंचेट से उठा ली थी, अब ये इस गेम का एंड हो चुका था, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता था। जेनिफर ने कहा कि बस अब तुम्हें इसकी कीमत पे करना होगी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब तक गेम ख़त्म ना हो जाए अपनी फिंगर प्लैंचेट से ना उठाना। जेनिफर ने वीजी बोर्ड को गुड बाय कहा और उठा के दोबारा अपने डिब्बे में रख लिया। खैर, रात के 10-11 बज चुके थे। दोनों ने डिसाइड किया अब सोने का टाइम हो गया है। मैरी ने जेनिफर को उसका कमरा दिखाया और दोनों सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन तकरीबन 3-4 बजे जेनिफर अपने घर जा चुकी थी और थोड़ी ही देर के बाद मैरी के पेरेंट्स अपने घर आ चुके थे। उसके बाद कुछ दिन इसी तरह गुजरते रहे, लेकिन मैरी कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में उसके बाद कुछ अजीब व गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। मेरे कमरे के अंदर से मेरी चीज़ें गायब होना शुरू हो गई थीं। मुझे रात को अजीब व गरीब ख्वाब आते थे। मैं डर के उठ जाया करती थी। एक दिन रात को मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे कमरे के अंदर कोई शैडो खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है। उसे देखते साथ ही मैंने चीखना शुरू कर दिया। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर मेरे पेरेंट्स मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि मेरे कमरे में एक शख्स खड़ा था। मैंने उसको देखा। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो हवा में गायब हो गया। मेरी मदर ने कहा कि शायद तुमने कोई बैड ड्रीम देखा है, गो टू स्लीप। लेकिन मैरी कहती हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये वाक़यात बढ़ते गए। दूसरे लफ्ज़ों में ये हॉन्टिंग बढ़ती गई। एक दिन मैरी बताती हैं कि वो सो रही थीं। रात के 2:30 या 3 बजे होंगे। अचानक वो चीख के उठती हैं और शोर मचाना शुरू कर देती हैं कि माई बैक इज़ बर्निंग, यानी मेरी कमर के पीछे कुछ बर्निंग हो रही है, कुछ आग सी लगी हुई है, कुछ पेन हो रही है। उसकी चीखें सुन के मैरी के पेरेंट्स उसके कमरे में दाखिल होते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। मैरी बुरी तरह रो रही थी और कहती हैं कि मॉम माई बैक इज़ हर्टिंग। उसकी वालदा फ़ौरन जाकर उसकी शर्ट को उठाती हैं और पीछे देखती हैं कि 3 स्क्रैचेस हैं, बुरी तरह से, जैसे किसी ने उनकी चमड़ी को उधेड़ दिया हो। ये देखकर उनकी मॉम बहुत शॉक में चली जाती हैं, लेकिन उनके फादर कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कमरे में कोई जानवर आ गया हो, कोई बिल्ली हो या रैकून हो। वो उस कमरे का कोना कोना सर्च करना शुरू कर देते हैं कि शायद कहीं पे कोई जानवर हो। काफ़ी देर की सर्च के बाद उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। अब मैरी का रवैया भी बदलता जा रहा था। उसके ग्रेड्स भी जो है बहुत ही ख़राब आते थे। क्लासरूम में उसका रवैया बहुत ही नेगेटिव हो गया था। वो टीचर से भी झगड़ पड़ती। अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनसे भी झगड़ा करना उसका मामूल बन गया था। एक दिन मैरी सो के उठती हैं तो देखती हैं कि उनके तकिए के ऊपर कुछ बाल पड़े हुए हैं। वो भाग के बाथरूम में जाती हैं और अपना सर देखती हैं तो वहाँ पे एक गोल पैच है, जैसे किसी ने उनके बालों को खींच कर निकाला हो। ये देखकर वो बहुत परेशान होती हैं। जब अपने पेरेंट्स को बताती हैं तो पेरेंट्स मैरी को फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और मेडिकल रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट तो सब ठीक होती हैं, सब रिपोर्ट्स नेगेटिव होती हैं। अब मैरी की मॉम को लगना शुरू हो गया कि ये कोई पैरानॉर्मल फिनोमेना है, मेरी बेटी के साथ कुछ अटैचमेंट है जो मुझे सही नहीं लग रही। लेकिन उनके फादर जो हैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैरी की मदर जो वहाँ बैठी हुई थी, मैरी का हाथ पकड़ के कहती हैं कि मैरी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, दिन में खाना पीना भी छोड़ दिया था, बहुत मुश्किल से दिन में एक दफ़ा खाती थी। मैं बहुत फ़िक्रमंद हो गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसके फादर को इस बात पे एग्री किया कि हमें कुछ रूहानी इलाज करवाना चाहिए।
आखिरकार मैरी के फादर मान गए। उन्होंने एक पैरानॉर्मल टीम को अपने घर इनवाइट किया। दूसरे ही दिन वो पैरानॉर्मल टीम उनके घर पहुंच गई। उनकी टीम में एक साइकिक औरत भी थी। उसने बताया कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं, लेकिन हम इन्हें प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पैरानॉर्मल टीम ने पूरे घर में कैमरे लगा दिए और ईवीपी भी लगा दिया, यानी वॉइस रिकॉर्डिंग। वहाँ पे उनको बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले जिनकी बुनियाद पर उन्होंने ये कहा कि आपके घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़रूर है। उन्हें कुछ शैडोज़ भी पिक्चर्स में मिले। कुछ ऐसी आवाज़ें भी सुनाई दीं जो रिकॉर्ड हुईं, जैसे कोई हमिंग कर रहा हो, गुर्रा रहा हो। आखिरकार नतीजा यही निकला कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है। उन्होंने यही रेकमेंड किया कि आप अपने चर्च से राब्ता करें और इस घर को क्लींस करने की कोशिश करें। अगर मैरी के साथ कोई ऐसी एंटिटी है तो इसके ऊपर एक्सोर्सिज्म होना बहुत ज़रूरी है। मैरी की मदर बताने लगी कि दूसरे ही दिन हमने लोकल चर्चेस को फ़ोन करना शुरू कर दिया, मगर ये हमें बहुत अफसोस हुआ कि हमारे इलाके में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो एक्सोर्सिज्म करता है या होम क्लिनजिंग करता है। बड़ी मुश्किल के बाद हमें दूसरी स्टेट में एक फादर मिले जो ये एक्सोर्सिज्म करते थे और होम क्लिनजिंग करते थे। हमने उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि मैं इस चर्च का पादरी हूँ, मेरा तो आपकी तरफ आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तकरीबन 4-5 घंटे की ड्राइव थी। तो आप ऐसे करें कि जल्द से जल्द अपनी बेटी यानी मैरी को लेकर हमारी स्टेट में आ जाएं और मेरी चर्च में आ जाएं। मैं इसका एक्सोर्सिज्म अपने चर्च में करूँगा। मुझे लगता है कि आपके घर में तो कोई ऐसी एंटिटी अटैच नहीं है, जो भी है मैरी के साथ है। हम इसकी प्रॉब्लम चर्च के अंदर ही सॉल्व कर देंगे। तो फिर 2 दिन के बाद ये तय पाया कि हम मैरी को लेकर दूसरी स्टेट जाएंगे और फादर फ्रैंकलिन से मिलेंगे। ऐसा ही हुआ। पेरेंट्स ने मैरी को गाड़ी में बिठाया और दूसरी स्टेट की तरफ ड्राइव करना शुरू कर दिया। 5 घंटे के बाद वो चर्च के सामने खड़े थे और फादर फ्रैंकलिन उसका इंतज़ार कर रहे थे। ये बताते हुए मैरी की मदर की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि जब हम चर्च में जाने लगे तो मैरी ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं और इसके फादर मैरी को चर्च के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैरी अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। इस वक्त मैरी अपना सर झुकाए ऐसे बैठी थी जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। इतनी देर के बाद फादर फ्रैंकलिन भी चर्च से बाहर आ गए और उन्होंने भी मैरी को अंदर ले जाने के लिए उनकी मदद की। चर्च के अंदर फादर फ्रैंकलिन के 2 और भी असिस्टेंट थे। फादर फ्रैंकलिन ने कहा कि फ़ौरन चेयर लेकर आओ, हमें मैरी को यहाँ पे बांधना होगा। फिर ऐसा ही हुआ। मैरी की मदर बताती हैं कि मैरी को चेयर पे बिठाया गया और उसके हाथ और पांव बांध दिए गए। फादर फ्रैंकलिन ने होली बाइबल निकाली और कुछ वर्सेस पढ़ना शुरू की और थोड़ी देर के बाद वो होली वाटर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे थे, इसके ऊपर फेंक रहे थे। उस वक्त मैरी अपना सर झुकाए बैठी हुई थी और अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थी। मैरी ने कहा कि मॉम, आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ दोज थिंग्स। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल याद नहीं हैं। उसकी माम ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, आई नो हनी, दैट वाज अ टफ टाइम ऑन यू। ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल दिन था, बहुत ही मुश्किल टाइम था। फिर उन्होंने बताया कि फादर फ्रैंकलिन तकरीबन 3 घंटे पढ़ते रहे। आखिरकार वो एंटिटी नमूदार हुई और मैरी की आवाज़ में बोलना शुरू किया। मैरी की आवाज़ अजीब बदल गई थी, एक बहुत भारी इंसान की तरह हो गई थी, मर्द की तरह हो गई थी। फादर फ्रैंकलिन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? तो वो जो भी चीज़ थी उसने कहा कि मैं एक भटकती हुई रूह हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया था, मैं सिर्फ
सवालों के जवाब देने के लिए आई थी, लेकिन इस लड़की ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे नाम का मजाक उड़ाया, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका। खैर, इसके बाद मैरी की मदर बताती हैं कि काफ़ी देर तक इसी तरह सवाल जवाब होते रहे। आखिरकार उस एंटिटी ने कहा कि मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसको जो सज़ा और अजियत मैंने देनी थी मैं वो दे चुका हूँ, लेकिन एक लेसन है कि दोबारा किसी एंटिटी का मजाक ना उड़ाए। फिर फादर फ्रैंकलिन ने कहा कि ठीक है, अगर तुम इसको छोड़ के जाना चाहते हो तो कोई निशानी देकर जाओ कि तुम इसको छोड़ के जा रहे हो। मैरी की मदर ने बताया कि उसी वक्त चर्च के अंदर एक अजीब किस्म की ठंडक हो गई। हम सब कांपने लगे थे, जैसे वहाँ पे बर्फ़बारी हो गई हो। फादर फ्रैंकलिन ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया कि अब जो है मैरी को खोल दो, वो एंटिटी इसको छोड़ के जा चुकी है। उन दोनों ने फादर फ्रैंकलिन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और मैरी को लेकर हम वापस अपने शहर आ गए। कहते हैं कि इस वाक़ये को तकरीबन 6 साल गुज़र चुके हैं। अब मैरी जो है बिल्कुल ठीक है। मैरी ने सर उठाया और कहने लगी कि हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे कोई शैडो नज़र नहीं आते, कोई पेन नहीं होती। अब यहाँ पे इस कहानी का, इस किस्से या सच्चे वाक़ये का इख्तिताम होता है। अब यहाँ पर अगर आप बग़ैर लाइक किए, बग़ैर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए कोई और वीडियो देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस सच्चे वाक़ये को थम्स अप कर देंगे, लाइक कर देंगे और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारा यहाँ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का ग्रुप है। महीने में हम यहाँ पे एक गैदरिंग करते हैं जहाँ पर हमारे ही शहर के बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे चिट चैट होती है, छोटा मोटा खाना पीना भी चलता है और लोग आके एक दूसरे के साथ अपनी हॉन्टिंग, अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। आप बिल्कुल ये ना समझें कि ऐसे वाक़यात सिर्फ़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में होते हैं। ऐसे वाक़यात यूएसए में भी होते हैं, मगर फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि यहाँ पे लोग इस तरह के वाक़यात को खुलेआम बयान नहीं करते जब तक पानी सर से ना गुज़र जाए, या फिर उनको कोई ऐसी गैदरिंग ना मिले या कोई ऐसा माहौल ना मिले जहाँ पर वो आके अपने दिल की बात कर सकें। और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो लोगों ने मुझे बताए, यानी हमारी गैदरिंग में बताए। अगर आप थम्स अप कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि अगर आप यूएसए के, यानी कि मेरी स्टेट, मेरी सिटी के और भी वाक़यात सुनना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।